नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बढ़ा कार्यकाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लगी मुहर। बैठक में 2024 चुनाव का मास्टर प्लान तैयार। बिहार में फिर बदल रहा सियासी समीकरण, आरजेडी जेडीयू में पड़ी फूट, गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी जेडीयू, नीतीश तेजस्वी आमने सामने। एक बार फिर राजस्थान में गहलोत और पायलट आमने सामने, पेपर लीक के बहाने पायलट का गहलोत पर निशाना, राजस्थान कांग्रेस में छिड़ी नई बहस। दिल्ली विधानसभा में गरजे अरविंद केजरीवाल, एलजी पर साधा जमकर निशाना, तो वहीं विधानसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे बीजेपी विधायक, मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। पाकिस्तान के बदले सुर, पीएम शहबाज ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत से 3 युद्ध लड़कर हमने सीख लिया है सबक। आज की सबसे पहली खबर में बात बीजेपी के मिशन 2024 पर मास्टर प्लान की। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले इसी साल सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दिल्ली में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 चुनाव के लिए रणनीति बना ली है। बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। बैठक में कई बड़े बड़े फैसले लिए गए। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर लग गई। नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। साथ ही बैठक में अमित शाह ने नड्डा के कार्यकाल में संगठन की सफलताओं को भी गिनाया। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए? देखिए, सबसे बड़ा फैसला ये कि अगला चुनाव 2024 में जो लोकसभा है और 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो पार्टी का अध्यक्ष होंगे वो जेपी नड्डा होंगे। 2 चीज़ें हैं। एक खबर आ रही थी कि उनको बदला जाएगा। सीआर पाटिल साहब का नाम चल रहा था कि शायद वो नए अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन चुनाव को मद्देनज़र और ये सोचते हुए कि अचानक से देश भर में संगठन बदला जाए तो कहीं इससे कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए जिस टीम के साथ बीजेपी अभी आगे बढ़ रही थी उसको कंटिन्यू रखा गया। तो अगला चुनाव मई तक में रिजल्ट आएगा, तो जून तक इनको एक्सटेंशन दिया गया है। इनके एक्सटेंशन के साथ साथ जितने भी राज्य में जो अध्यक्ष हैं उनका भी कार्यकाल उतना ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी अध्यक्ष चुने गए हैं वो भी वैसे ही रहेंगे। मतलब संगठन में कोई बदलाव इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी से नहीं हो रहा है। एक चीज़। दूसरी बात कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही है कि वो 160 सीटें जिसके ऊपर बीजेपी कभी जीत नहीं पाई है लेकिन सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रही है, उन सीटों के ऊपर जो अब तक पिछले 1-1.5 साल से काम किया गया उसको रिव्यू किया गया और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जीत के लिए आश्वस्त हैं और ये कह रहे हैं कि जहां हम लोगों ने अब तक जीत हासिल नहीं की, जहां हम कमज़ोर हैं, वहां और भी मजबूती लाने की आवश्यकता है। बीजेपी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद टारगेट 350 प्लस वो लेकर 2024 में चुनाव में उतरने वाली है। आज के बाद से बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिश तमाम लीडरशिप ने इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए किया। जी बिल्कुल। अब बात बिहार महागठबंधन में बढ़ती तकरार की। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नाम को लेकर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने आ चुके हैं। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि जेडीयू पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार ने नीतीश सरकार में कामों की तुलना लालू राज से कर दी है। उन्होंने तमाम आंकड़े शेयर किए हैं। इनमें बताया गया कि नीतीश सरकार में कैसे बिहार लालू के शासन की तुलना में बेहतर बना है। जमकर महागठबंधन में ट्वीट
ट्विटर वॉर चल रहा है। तेजस्वी बिहार का जवाब बढ़ता बिहार नीतीश कुमार के जरिए दिया गया है। जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, लग तो नहीं रहा कि सरकार ज्यादा दिन तक चल पाएगी। देखिए, सरकार, ये गठबंधन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज गॉन। ये बेमेल जोड़ी इन लोगों ने क्रिएट की, ये भानुमति का कुनबा बनाया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। नीतीश कुमार राजनीति के छिपकली हैं, रंग बदलते उन्हें वक्त नहीं लगता। कहीं अचानक से वो राइट विंगर के साथ होते हैं और अचानक वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट के साथ पहुंच जाते हैं। ये गठबंधन कोई नेचुरल गठबंधन नहीं है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के विरोध की राजनीति करते आई है, सिर्फ सत्ता के लिए, पैसा कमाने के लिए, लूट मचाने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए। कोई समाजवादी नहीं है इनमें, सब गुंडा तत्व बैठा हुआ है अंदर इसके। अब ये बेमेल गठबंधन, ये तो पहले से ही गठबंधन टूटा हुआ है। वो रीजन, इतनी सारी चीजें हो रही है। न नीतीश कुमार अपने लोगों को मना कर रहे हैं, न तेजस्वी यादव अपने लोगों को मना कर रहे हैं। मतलब ये कि दोनों लीडर्स के बीच कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। जब गठबंधन में कम्युनिकेशन ना हो तो वो गठबंधन कैसा? और बाकी चीजें जो हो रही है वो तो बहाना है, एक दूसरे को घेरना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। एक तरफ आप नीतीश कुमार को ये कहेंगे कि बड़ा बेशर्म है, शिखंडी है, पता नहीं क्या क्या सर्वनामों से इनको जो है बकायदा सुशोभित किया जा रहा है। आप विवाद उठा देंगे रामचरितमानस का, हिंदुओं को गाली देना शुरू कर देंगे। और जेडीयू जब ये कहे कि भाई अपने नेताओं को तुम चुप करा लो, तो उस पर कोई एक्शन नहीं। नीतीश कुमार के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला सुधाकर सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, चंद्रशेखर यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। तो आज जेडीयू की तरफ से भी जवाब आया, वो बताना शुरू कर दे कि भाई ये तो जंगली लोग हैं, आप जंगल राज चला रहे हो, तो आप किसको क्या कह रहे हो? और आप ये धमकी दे रहे हो आरजेडी वाले को कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एक भी बयान आएगा तो हम किसी भी कीमत पे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक तो आप बर्दाश्त करते ही आ रहे हैं। कुल मिलाकर के बात बहुत ही सिंपल सी है। ये गठबंधन, इसे जनता का आशीर्वाद नहीं है। जो लोग आपस में एक दूसरे से खिलाफ लड़के आए, वो सत्ता के लिए, सिर्फ पावर, पैसा, कमाई, लूट मचाने के लिए ये लोग आपस में एक साथ आए। और ये जो इनके अंदर का जो अंतर विरोध है वो अब सामने आ रहा है, क्योंकि करार तो ये था कि गठबंधन में सरकार बनाएंगे, लेकिन साल खत्म होते होते ये मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार दिल्ली कूच करेंगे, प्रधानमंत्री के लिए वो फाइट में आएंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। यही आरजेडी के लोग बता रहे हैं, लेकिन फेविकॉल लेकर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से चिपके हुए हैं, इसलिए ये सब झगड़ा चल रहा है। देखिए, ये गठबंधन इज ऑलरेडी डेड। सवाल बस इतना है कि ये सरकार कब गिरेगी। बिल्कुल। तो एक तरफ बिहार महागठबंधन टूटने के कगार पर है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी कांग्रेस टूट रही है। अगली खबर राजस्थान के सियासी घमासान से जुड़ी, जहां एक बार फिर से पायलट गहलोत आमने सामने है। गहलोत का चिंतन शिविर और पायलट की जन यात्रा कांग्रेस में कलह और ज्यादा उत्पन्न कर रही है, क्योंकि सचिन पायलट प्रदेश भर के दौरे पर हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने पेपर लीक मामले को लेकर गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, कभी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। ये बहुत दर्दनाक है और परेशान करने वाला होता है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड को पकड़ना बेहद जरूरी है। तो इस पर गहलोत ने सफाई दी और कहा सरकार एक्शन ले रही है, दूसरे राज्य में भी होते हैं पेपर लीक। दोनों ही तरफ से बयानबाजी चल रही है, कब थमेगी ये लड़ाई? भाई, राहुल गांधी तो राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले, कांग्रेस टूट गई। ये कहते हैं कि भाई झगड़े जो हो रहे हैं दोनों के बीच, ये सुलझने वाले नहीं हैं। सुलझने वाला इसलिए नहीं है कि अभी भी पायलट साहब ये दावेदारी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं हूं,
मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, मुख्यमंत्री का पद मुझे वादा किया गया था, मेरे साथ छल हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ और ये जो सरकार आपने चुना है वो भी युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। यही मैसेज है। उधर चिंतन शिविर चल रहा है, वहां सारे कांग्रेसी लीडर्स मंत्रियों को होना चाहिए। पायलट साहब यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में बुजुर्ग जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई युवाओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है देश में। अब हम लोगों की उम्र 68 साल हो गई, 70 साल हो गई, अब हम लोगों को तो साइड हो जाना चाहिए, युवाओं को जगह देना चाहिए। साफ साफ कहा जा रहा है गहलोत जी वापस जाओ। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है सोनिया गांधी, कहाँ है खड़गे साहब, कहाँ है प्रियंका वाड्रा? आपके सिर पे राजस्थान का चुनाव मंडरा रहा है और आप आपस में ही झगड़ रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। वापस पुनः मूसी को भवः राजस्थान में फिर 24 की 24 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाएगी और सरकार भी गहलोत की गिरेगी, कांग्रेस पार्टी के हाथ से एक और राज्य चला जाएगा। लेकिन इसकी चिंता किसको है? सारा कांग्रेस राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा में जुटा हुआ है और राज्यों में कांग्रेस पार्टी टूट रही है। बिल्कुल। अब अगली खबर में बात दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच जारी जंग की। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन भी आज जमकर हंगामा नजर आया। बीजेपी विधायक आप सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा पहुंचे, केजरीवाल का इस्तीफा मांगा, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल आज दिल्ली विधानसभा सदन के अंदर जमकर बरसे हैं। एलजी के खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगाए, साथ ही कहा कौन होते हैं उपराज्यपाल जो हमारी सरकार के हर फैसले पर आपत्ति जता रहे हैं, मैं चुना हुआ दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। आखिर केजरीवाल को दिक्कत क्या है? देखिए, केजरीवाल अपने आप में एक दिक्कत है। समस्या यह है कि जिस तरह के वो भाषण दे रहा था, और मैं मीडिया वालों को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि देखो नमक का कर्ज कैसे अदा किया जाता है। देश भर में इतने राज्य हैं, इतने मुख्यमंत्री हैं, रोज भाषण होता है, हर जगह सेशन चलता है। केजरीवाल जब भी दिल्ली के अंदर बोलता है वो लाइव चलता है, जैसे कोई ये प्रधानमंत्री बन गया हो। ये माल का कमाल है। खैर, उसने क्या पूछा, ये एलजी कौन होते हैं, कौन है ये एलजी, कहां से आ गया ये एलजी? कहीं से नहीं आया, संविधान से। संविधान से। और जब तक ये संविधान है एलजी का प्रावधान रहेगा। और ये संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया है। बड़ा नाम लेते हो तो बाबा भीमराव के अंबेडकर को तुम नहीं मानोगे? उनके द्वारा क्रिएट किया गया और बाबा भीमराव अंबेडकर के तो माला बहुत जपते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब डिस्कशन चल रहा था कि दिल्ली का क्या स्टेटस होना चाहिए, यहाँ कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बाबा भीमराव अंबेडकर पहचान गए थे कि कभी केजरीवाल जैसा झगड़ालू व्यक्ति आ जाएगा जो सब कुछ तबाह कर देगा। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल नहीं, वी कैन नॉट हैव टू पावर सेंटर्स इन द कैपिटल। वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, पता नहीं कौन कौन लोग यहां रहते हैं। तो निरंकुश मुख्यमंत्री जो ये कहे कि मैं तो दिल्ली का मालिक हूं, जो ये बचकाना बयान दे कि मैं यहां चुना हुआ मंत्री हूं, मुख्यमंत्री हूं, मैंने कह दिया, एजुकेशन मिनिस्टर ने कह दिया, फिर क्या? यह दावा तो देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में संविधान नियम कानून के हिसाब से चलता है। जब तुम ही फैसला कर सकते हो तो भेज दो अपने आप, किसका इंतजार कर रहे हो? जब तुमको ये लगता है कि सारी शक्तियां तुम्हारे पास है, अपने मन से भेज दो, कोई रोक नहीं रहा। दरअसल ये केजरीवाल की प्लानिंग का हिस्सा है कि वो फिर से, अब तो चुनाव रहेगा, सब कुछ खत्म हो गए, कि प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने वाला मैं ही एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं। वो 2024 में पहले इसने घोषणा कर दी है कि 2024 में जो चुनाव होंगे वो केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा। ये बात संजय सिंह भी कर चुका, अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया भी बोल चुका। तमाम ये जो केजरीवाल के चट्टे बट्टे हैं उन्होंने कह दिया 2024 में। लेकिन 2024 का कैंपेन शुरू कहां से हो? तो इन्होंने एलजी को टारगेट किया है।
इधर उधर की बात मत करो। पहले ये बताओ शराब घोटाले में तुम्हारा क्या रोल है। पहले ये बताओ जो तमाम जो घोटाले जो इस सरकार के द्वारा किए गए हैं उस पर आपका क्या जवाब है। ये एलजी वर्सेस मुख्यमंत्री कर करके आप चले जाइए कोर्ट। अगर एलजी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आप कोर्ट चले जाइए, हटा दीजिए। तो ये बेकार की चीजें हैं। दरअसल बहुत घटिया किस्म की राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बड़ा बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम शांति से रहे, तरक्की करें या फिर एक दूसरे से झगड़कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें। भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए और इससे गरीबी और बेरोजगारी ही आई है। साथ ही पाक पीएम ने यह भी कहा कि हमने अपना सबक सीख लिया है, हम अब शांति से जीना चाहते हैं। आखिर पाक पीएम ने ऐसा बयान क्यों दिया? देखिए बड़ा शातिर है ये। पाकिस्तानियों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये ऐसा मुल्क है कि इसके किसी भी बात पे यकीन करना मूर्खता है। ये दरअसल भीख मांगने गए थे यूएई, वहां उनको डांट लगाया गया कि पैसे कटोरा लेकर के घूम रहे हो तुम्हारे बजट का आधा तो चला जाता है लोन और आर्मी के ऊपर, तुमको कोई क्यों पैसा देगा। कुछ मदद की सांत्वना देकर के लौटा दिया गया। तो इंटरव्यू किया गया अल अरबिया के द्वारा, टीवी है वहां का। अब चूंकि वो दबाव है पूरी दुनिया में, उसको समझ में आ रहा है भाई आटा नहीं मिल रहा, 250 रुपये प्रति केजी वहां पे आटा मिल रहा, 11,000 में गैस सिलेंडर मिल रहा है, टमाटर बाजार में नहीं है, आलू बाजार में नहीं है। उसको समझ में आ रहा है हिंदुस्तान से पंगा लेने का। तो प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए तो ये भूल जाए कि भाई शांति हो। पहला काम ये इस पूरे इंटरव्यू के अंदर ही बहुत ही अलग अलग किस्म का उसने बयान दिया। ये जो इस्लामिक मुल्कों का जो नेता बनने का जो चक्कर है पाकिस्तान का, और ये जो न्यूक्लियर बम का जो धमकी है, ये अपने पॉकेट में रखना चाहिए पाकिस्तान को, उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, पाकिस्तान जिस दिन आतंकियों को अपने यहां से निकाल के हिंदुस्तान को दे, ये दाऊद इब्राहिम, ये हाफिज सईद से तमाम इस तरह के जो जितने ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां टेररिस्टों को ट्रेनिंग दी जाती है उसको बंद करे। और जो आईएसआई हिंदुस्तान में मौलवी मौलाना और मुसलमानों को पैसे देकर के हिंदुस्तान में उपद्रव करवाता है, जब तक आप एक्शन नहीं करोगे तब तक तो आप कहते रहो भाई सबक सीख लिया। प्रधानमंत्री मोदी हैं यहाँ बैठे हुए, आप उनके पैर पे नाक भी रगड़ोगे, दिल किसी का नहीं बहलने वाला यहाँ पे। आप अपने एक्शंस को बदलो तब हिंदुस्तान का रुख बदलेगा। अदरवाइज प्रधानमंत्री मोदी 24 में यही इलेक्शन कैंपेन में कहते हुए नजर आएंगे कि हमने तो बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। पहले की सरकारें छोड़ दिया करती थी, हमने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फराज अपने प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट में नकली नोट पर नया और बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, तो देखना ना भूले हमारा शो ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।